हेलो जी, नमस्कार, राम राम। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। पिछली क्लास के अंदर अपन बात करें तो पिछली क्लास में अपन आर्थ्रोपोडा संघ के वर्गों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पिछली क्लास के अपन आर्थ्रोपोडा संघ के वर्गों के बारे में पढ़ा था। आर्थ्रोपोडा संघ है, इसके अपन विभिन्न क्लासों के बारे में पढ़ा था। आर्थ्रोपोडा संघ के अपन वर्गों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वर्गों के बारे में पढ़ा था। और अपन ने बात की थी कि आर्थ्रोपोडा संघ है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और जो आर्थ्रोपोडा के अंदर वर्ग है वो अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आर्थ्रोपोडा को है वो 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आर्थ्रोपोडा को 7 वर्गों में वो वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग है वो है इंसेक्टा। क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा को अपन हेक्सापोडा भी कहते हैं क्योंकि इनमें 6 टांगे पाई जाती है। इसकी अपन ने बात की थी। उसके अलावा अपन ने क्रेस्टेशिया अलग अलग वर्गों के बारे में है वो पढ़ा था। कुल अपन ने 7 वर्गों के बारे में पढ़ा और उनके जो इम्पोर्टेंट अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ग है उनका अपन ने विवरण भी देखा था। उनकी कुछ 1-2 लाइन अपन ने विशेषताओं के बारे में बात की थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इंसेक्टा वर्ग का अन्य वर्ग के साथ में क्या रिलेशन है। अपन ने पढ़ा था रिलेशनशिप पढ़ा था। अपन ने रिलेशनशिप पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? जो अपना इंसेक्टा वर्ग है, इंसेक्टा वर्ग का आर्थ्रोपोडा के अन्य जो 6 वर्ग है उनके साथ में क्या संबंध है उसके बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आपको फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी नामक प्ले लिस्ट देखना है। वहां पर आपको फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की सारी क्लासेज अवेलेबल मिल जाएगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर यानी संरचना। क्या पढ़ेंगे? संरचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और कार्य। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और कार्य। किसके अपन संरचना और कार्य पढ़ने वाले हैं? तो इंसेक्ट क्यूटिकल, जो कीटों का क्यूटिकल आवरण होता है उसके बारे में अपन उसकी संरचना, क्यूटिकल, इंसेक्ट की जो क्यूटिकल आवरण होता है उसकी अपन को संरचना और मोल्टिंग के बारे में पढ़ना है यानी निर्मोचन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्मोचन। आज अपन बात करने वाले हैं वो जो कीटों के अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है, उस क्यूटिकल के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अपन निर्मोचन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? आज अपन बात करने वाले हैं क्यूटिकल। आज की क्लास के अंदर अपन क्यूटिकल और निर्मोचन के बारे में मुख्य रूप से अपन बात करेंगे। निर्मोचन कि क्यूटिकल क्या होता है, निर्मोचन क्या होता है, उन सब के बारे में अपन आज की क्लास के अंदर है वो बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। अगर मैं बात करूं तो कीट शरीर की बाहरी त्वचा को इंटेग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। जो कीटों का शरीर होता है, कीटों के शरीर की बाहरी जो त्वचा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन इंटेग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कीटों का सबसे बाहरी आवरण होता है उसको अपन एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ये बाहरी आवरण है जो इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है? अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो एक्सोस्केलेटन की उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है? तो एक्सोस्केलेटन की उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है? एक्टोडर्मल। जो अपने कीटों के अंदर 3 जननी स्तर पाए जाते हैं। अपन बात की थी कीटों में 3 जननी स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। तो जो कीटों का बाहरी आवरण एक्सोस्केलेटन होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है? कीटों के बाहरी आवरण की उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है। उसके बाद में बात करें तो ये जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग रंग, अलग अलग अंगों में कठोर, लचीला, हल्का, मजबूत और विविध रूपों का बना होता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है कीटों का, यह सबसे बाहरी आवरण होता है, इसकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है। ये अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइम में कि एक्सोस्केलेटन की उत्पत्ति है एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल या उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो अपन को बताना है एक्सोस्केलेटन की उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है। और यह एक्टोडर्मल कठोर, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कठोर, लचीला, हल्का, मजबूत और विविध रूपों का बना होता है। अलग अलग प्रकार का, अलग अलग रूपों का बना होता है।
अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करते हैं संरचना की, बात करते हैं कि एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कीटों की शरीर भित्ति में आंतरिक कोशिकीय परत एपिडर्मिस तथा बाह्य अकोशिकीय परत क्यूटिकुलर पाई कहलाती है। कीटों के शरीर की जो अंदर की आंतरिक परत होती है, आंतरिक कोश जो परत होती है वो कोशिकीय होती है, यानी कि जीवित होती है, कोशिकीय होती है। आंतरिक परत होती है वो कोशिकीय होती है, जीवित होती है, जिसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये आंतरिक परत होती है, ये कीटों की आंतरिक परत होती है। कौन सी परत है? आंतरिक परत। आंतरिक कोशिकीय परत होती है, ये जीवित होती है, कोशिकीय यानी जीवित होती है, और ये एपिडर्मिस कहलाती है। जबकि जो बाह्य परत होती है, बाह्य परत होती है, ये अकोशिकीय होती है, यानी कि अजीवित होती है, निर्जीव होती है। अकोशिकीय होती है यानी कि अजीवित होती है, निर्जीव होती है, इसलिए इसको निर्मोचन के माध्यम से अपन को कीट है वो इनको त्यागते हैं। इसको अपन बाह्य परत को क्यूटिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर बोलते हैं। क्यूटिकुलर। कीटों की आंतरिक परत होती है वो कोशिकीय या जीवित होती है, जिसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, तथा कीटों की बाह्य परत होती है वो अकोशिकीय होती है, जिसको अपन क्यूटिकुलर के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं एपिडर्मिस की। किसकी बात करते हैं? एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो ये आधारीय झिल्ली के ऊपर आंतरिक एक कोशिकीय परत होती है। एपिडर्मिस कैसी होती है? एक कोशिकीय परत होती है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय परत होती है। ये अपन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि एपिडर्मिस कैसी परत है, तो अपन को बताना आंतरिक अकोशिकीय एक कोशिकीय परत है। कैसी है? एक कोशिकीय परत है, जो आधारीय झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। कौन सी झिल्ली के ऊपर? जो आधारीय झिल्ली है, आधारीय झिल्ली के ऊपर एक कोशिकीय परत होती है, जिसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके अगर अपन कार्यों की बात करें तो क्यूटिकल का स्त्रावन करना। क्यूटिकल का स्त्राव है वो कौन सी झिल्ली करती है? तो एपिडर्मिस करती है। कौन सी झिल्ली करती है? क्यूटिकल का स्त्राव है एपिडर्मिस करती है। उसके अलावा पाचन और पुरानी क्यूटिकल का अवशोषण करती है। पाचन की कार्य करती है, और जो पुराना क्यूटिकल होता है उसका अवशोषण करती है, यानी कि उसको हटाती है। जो पुराने क्यूटिकल के अवशेष बचे होते हैं उनका है वो अवशोषण करने का कार्य भी कौन करती है? एपिडर्मिस करती है। घाव की मरम्मत करती है। अगर मान लो कीट के शरीर के ऊपर कोई घाव लग जाता है, फिजिकल घाव लग जाता है, तो उस घाव को मरम्मत करने का कार्य किसका है? एपिडर्मिस का है। किसका है? एपिडर्मिस का है। सतही दृश्य को आकर्षक बनाता है। कीट का जो सतही दृश्य होता है, अपन देखते हैं तो कोई कीट है अपन को बहुत ही आकर्षक लगते हैं, जैसे तितली वगैरह जो आकर्षक लगते हैं कीट, उनकी सतही दृश्य को आकर्षक बनाने का कार्य भी किसका है? एपिडर्मिस का है। तो क्वेश्चन आ जाए कि एपिडर्मिस के कार्य बताइए, तो अपन को बताना है कि यह क्यूटिकल का स्त्रावन करता है। उसके अलावा पाचन तथा क्यूटिकल के अवशोषण का कार्य करता है। ये तो पाचन की क्रिया करेगा, उसके साथ में कीटों के जो क्यूटिकल आवरण होता है उसके अवशोषण का कार्य करता है। उसके अलावा ये घावों की मरम्मत करता है, कीटों को आकर्षक बनाता है। अब अगला है अपना है वो है क्यूटिकल। कौन सा है? एक तो हो गया अपना एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कीटों की आंतरिक परत होती है, ये एक कोशिकीय होती है, आधारीय झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। दूसरी है क्यूटिकल। क्यूटिकल होती है ये निर्जीव होती है। कैसी होती है? ये अकोशिकीय होती है। क्यूटिकल होती है ये अकोशिकीय होती है। अपन को ध्यान रखना है, क्यूटिकल अकोशिकीय होती है। अकोशिकीय क्यूटिकल परत कैसी होती है? अकोशिकीय होती है। ये तीन उप परतों की तुलना में बाहरी अकोशिकीय परत है। जो सबसे बाहरी परत है ये क्यूटिकल परत है, और ये अकोशिकीय परत है, यानी कि मतलब ये निर्जीव है। क्यूटिकल को तीन भागों में बांटा गया है, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। क्यूटिकल को कितने परतों में बांटा गया? क्यूटिकल को तीन परतों में बांटा गया है। क्यूटिकल होता है वो सबसे बाहरी आवरण होता है। एपिडर्मिस उसके नीचे जो आधारीय झिल्ली के ऊपर होता है वो होता है, और फिर होती है आधारीय झिल्ली। तो अपना क्यूटिकल है, क्यूटिकल को तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि क्यूटिकल की परत को तीन अलग अलग परतों में बांटा गया है। एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल ये हो गया एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, और तीसरा आता वो आता है एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल, तीन क्यूटिकल को तीन परतों में अलग अलग बांटा गया है। अब अपन बात करते हैं एंडोक्यूटिकल। ये दूसरी परतों की तुलना में सबसे आंतरिक होती है। एंडो का मतलब क्या होता है? आंतरिक। तो ये सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे पतली परत है। जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत पूछे तो क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? एंडोक्यूटिकल है। एंडोक्यूटिकल क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत है,
तथा ये सबसे पतली परत होती है। कैसी होती है? सबसे थिन होती है, पतली होती है। और ये परत काइटिन तथा आर्थ्रोपोडिन से बना होता है। जो एंडोक्यूटिकल होती है, एंडोक्यूटिकल का निर्माण किससे होता है? एंडोक्यूटिकल काइटिन, एक तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन के अलावा आर्थ्रोपोडिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आर्थ्रोपोडिन तथा आर्थ्रोपोडिन, आर्थ्रोपोडिन। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो अपन को बताना है क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत एंडोक्यूटिकल है। एंडोक्यूटिकल आंतरिक होती है तथा यह सबसे पतली परत होती है। इसका निर्माण होता है वो काइटिन तथा आर्थ्रोपोडिन से होता है। किससे होता है? काइटिन तथा आर्थ्रोपोडिन से होता है। यह परत रंगहीन, नरम तथा लचीली होती है। एंडोक्यूटिकल की विशेषता पूछे तो क्या है? अपन को बताना है रंगहीन। इसके अंदर कोई प्रकार का रंग नहीं होता है, रंगहीन होती है। ये नरम होती है तथा ये कैसी होती है? लचीली होती है। रंगहीन, नरम तथा लचीली होती है, ये अपन को बताना है। अब अगला आता है अपना एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल होता है वो सबसे बाहरी परत होती है। क्या? क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत होती है वो कौन सी होती है? एक्सोक्यूटिकल होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ये काइटिन और स्क्लेरोटिन की संरचना के साथ बहुत मोटी परत होती है। जो एक्सोक्यूटिकल होता है ये कैसी होती है? मोटी परत होती है। कैसी होती है? मोटी। सबसे पतली परत पूछे तो एंडोक्यूटिकल, और मोटी परत का पूछे तो एक्सोक्यूटिकल। ये किसकी बनी होती है? तो एक्सोक्यूटिकल होती है वो क्यूटिकल होती है वो काइटिन तथा स्क्लेरोटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन, काइटिन व स्क्लेरोटिन, काइटिन तथा स्क्लेरोटिन की बनी होती है। कौन सी? एक्सोक्यूटिकल है, सबसे बाहरी परत होती है क्यूटिकल की, ये सबसे मोटी परत होती है तथा ये काइटिन और एक्सो स्क्लेरोकाइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन और स्क्लेरोकाइटिन की बनी होती है। तीसरा आता है वो आता है एपिक्यूटिकल, ये मध्य परत होती है। एंडोक्यूटिकल तथा एक्सोक्यूटिकल के बीच में पाई जाती है। सबसे बाहरी परत जो बहुत पतली होती है। एक्सोक्यूटिकल में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र एपिक्यूटिकल के निर्माण में मदद करते हैं। जो सबसे बाहरी परत होती है और ये जो है एक्सोक्यूटिकल होता है, एक्सोक्यूटिकल के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं ये एपिक्यूटिकल के निर्माण में सहायक होता है। यह परत भी निम्न परतों में विभाजित होती है। जो एपिक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल को भी अलग अलग परतों के अंदर विभेदित किया गया है, अलग अलग परतों में बांटा गया है। तो इसमें आता है इनर एपिक्यूटिकल, मोम फिलामेंट शामिल होते हैं। एपिक्यूटिकल, क्यूटिकल के तीन भाग है, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल होती है, इसको तीन भाग, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे इनर एपिक्यूटिकल, इसमें मोम फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनर एपिक्यूटिकल्स में मोम फिलामेंट्स होते हैं, मोम तंतु होते हैं, फिलामेंट्स, इसमें मोम तंतु होते हैं। अगला है आउटर एपिक्यूटिकल, ये क्यूटिक्यूलिन के साथ संपर्क करती है। किसके साथ? क्यूटिक्यूलिन के साथ में ये संपर्क करती है, आउटर एपिक्यूटिकल। फिर आता है क्यूटिकुलिन, काइटिन रहित पॉलीमरीजेड लिपोप्रोटीन की परत होती है। इनर एपिक्यूटिकल मोम फिलामेंट्स शामिल होते हैं। आउटर एपिक्यूटिकल ये क्यूटिकुलिन के साथ में संपर्क करता है, क्यूटिकुलिन के साथ में। उसके अलावा अपन क्यूटिकुलिन की बात करें तो ये काइटिन रहित होती है तथा पॉलीमरीजेड लिपोप्रोटीन परत के निर्मित होती है। अगला है वैक्स लेयर है, मोम परत। इसमें बारीकी से पैक मोम अणु होता है जो सूजन को रोकता है। जो वैक्स लेयर होती है इसमें मोम अणु पाए जाते हैं जो सूजन को रोकता है, कीटों के अंदर जो सूजन आती है उसको रोकने का कार्य करता है। अगला है सीमेंट लेयर, सीमेंट परत, लिपिड और धूप से तप्त प्रोटीन द्वारा गठित सबसे बाहरी परत होती है जो मोम परत की सुरक्षा करती है। सीमेंट लेयर होती है, सीमेंट लेयर ये लिपिड प्रोटीन तथा धूप से तप्त होती प्रोटीन द्वारा गठित होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये सबसे बाहरी परत होती है और ये किसका कार्य करता है? तो ये मोम परत होती है। जो वैक्स लेयर होती है, वैक्स लेयर को सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है? सीमेंट लेयर का होता है। तो एपिक्यूटिकल के कितने प्रकार हो गए, कितनी परतें हो गई? इनर एपिक्यूटिकल, आउटर एपिक्यूटिकल, क्यूटिकुलिन, वैक्स लेयर, सीमेंट लेयर, ये होती है इसके, ये 5 परतें हैं जो एपिक्यूटिकल को अलग अलग 5 परतों के अंदर बांटा गया है। अब अपन बात करते हैं क्यूटिकल का संगठन। अपन कब से ही बात करते हैं क्यूटिकल, तो इस क्यूटिकल का संगठन क्या है उसकी अपन बात करते हैं। क्यूटिकल का निर्माण है वो किससे होता है उसकी अगर अपन बात करें तो क्यूटिकल में क्या होता है? काइटिन होता है, काइटिन। जो इसका मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? क्यूटिकल का मुख्य घटक काइटिन होता है। क्वेश्चन आता है क्यूटिकल किसकी बनी होती है?
तो अपन को बतानी है क्यूटिकल का मुख्य गठन काइटिन होता है, जो नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड और नेसिटिव ग्लूकोसामाइन का बहुलक होता है। ये काइटिन किसका बहुलक होता है? तो नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड। काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ये शर्करा है, नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड तथा नेसिटिव ग्लूकोसामाइन। नेसिटिव ग्लूकोसामाइन का क्या होता है? बहुलक होता है। अपन को ध्यान रखना है, नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड तथा नेसिटिव ग्लूकोसामाइन का क्या होता है? काइटिन बहुलक होता है। ये पानी में अघुलनशील होता है। पानी के अंदर क्या होता है? पानी में अघुलनशील होता है। काइटिन को अपन पानी के अंदर घोल नहीं सकते, लेकिन तनु अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, सार और कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होती है। तनु अम्ल, तनु सार और कार्बनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, कार्बनिक लवण होते हैं, उनके अंदर ये घुलनशील होती है। अगला आता है ऑर्थोपोडीन। इसका क्यूटिकल का मुख्य संगठन, क्यूटिकल के संगठन में इसका मुख्य संगठन है वो क्या है? काइटिन है। काइटिन एक मुख्य संगठन है। काइटिन के अलावा जो होते हैं वो उसमें होता है ऑर्थोपोडीन। क्यूटिकुलर प्रोटीन है जो पानी में घुलनशील होता है। जो ऑर्थोपोडीन है क्या? ये एक क्यूटिकुलर प्रोटीन है, ये पानी के अंदर है, घुलनशील होता है। उसके बाद में आता है स्क्लेरोटीन। क्या आता है? स्क्लेरोटीन। स्क्लेरोटीन स्क्लेरोटीन की मैं बात करूं, ये धूप से तप्त क्यूटिकुलर प्रोटीन है जो पानी में अघुलनशील होता है। स्क्लेरोटीन होता है, ये भी प्रोटीन होता है, क्यूटिकुलर प्रोटीन होता है। क्यूटिकुलर प्रोटीन है जो पानी में अघुलनशील है, जबकि ऑर्थोपोडीन है जो क्यूटिकुलर प्रोटीन है, पानी के अंदर घुलनशील है। और मैं काइटिन की बात करूं तो काइटिन होता है वो पानी के अंदर घुलनशील होता है, लेकिन जो तनु अम्ल सार होते हैं उनके अंदर घुलनशील होता है। अगला आता है अपना रेसिलिन। क्या आता है? रेसिलिन। रेसिलिन रेसिलिन की मैं बात करूं तो ये लचीली क्यूटिकुलर प्रोटीन स्क्लेरोटिस के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। क्या जो रेसिलिन है, रेसिलिन भी एक क्यूटिकुलर प्रोटीन है, ये स्क्लेरोटिस के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। जैसे जो पंख है, पंख के अंदर जो क्यूटिकल मात्रा ज्यादा होती है उसके अंदर रेसिलिन पाई जाती है। पंख के अंदर जो क्यूटिकल होती है उसके अंदर रेसिलिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये हो गया इसका संगठन। इसमें मुख्य है काइटिन, काइटिन के अलावा एंथ्रोपोडीन, स्क्लेरोटीन, ये प्रोटीन, रेसिलिन, ये प्रोटीन है वो पाए जाते हैं। काइटिन पूछे तो काइटिन है वो एक पॉलीसेकेराइड है। अब अपन इसकी संरचना की बात करें अगर, तो ये इसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं। उसके अलावा एपिक्यूटिकल, एक्टोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, ये 3 क्यूटिकल आवरण पाए जाते हैं। फिर इसके नीचे एपिडर्मिस वो बेसल लेमिनिया यानी कि आधारीय झिल्ली है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है वो अपने कीटों की त्वचा की होती है। अब अपन बात करते हैं तीसरी होती है वो होती है एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल। अगर मैं अपन बात करें पहले अपन झिल्ली है वो एपिडर्मिस झिल्ली के बारे में अपन बात कर ली, दूसरी अपन ने क्यूटिकल झिल्ली के बारे में बात कर ली। अब अपन जो तीसरी बात करने वाले हैं झिल्ली की, वो झिल्ली है अपनी एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल। क्या है? एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल। अगर मैं एंडोस्केलेटन की बात करूं, अंतःकंकाल की बात करूं मैं, तो क्यूटिकल में मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करने वाली शरीर की दीवार को अंतःकंकाल कहा जाता है। जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल को मांसपेशियों से जोड़ने वाली जो दीवार होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन बोलते हैं। और सबसे बाहरी परत होती है उसको अपन एक्टोस्केलेटन बोलते हैं। क्यूटिकल क्या करते हैं? एंडोस्केलेटन होती है वो क्या करती है? क्यूटिकल में मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करती है। क्यूटिकल को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करती है? तो वो करती है एंडोस्केलेटन। ये 2 प्रकार की होती है, एपोडेमिक, इसमें शरीर की दीवार खोखली पाई जाती है। क्या नहीं? जो एंडोस्केलेटन होती है ये क्या करती है? क्यूटिकल को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है, एंडोस्केलेटन का ये कार्य होता है। और एंडोस्केलेटन होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है वो होती है एपोडेमिक। एपोडेमिक क्या होती है? शरीर में जो दीवार खोखली पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपोडेमिक बोलते हैं। खोखली दीवार को क्या बोलते हैं? एपोडेमिक बोलते हैं। दूसरी होती है एपोमाइसिस। दूसरी कौन सी होती है? एपोमाइसिस होती है। एपोमाइसिस, ये यहाँ पर एपोफाइसिस लिखा है। जो दीवार कठोर पाई जाती है उसको अपन एपोफाइसिस बोलते हैं। कीट की जो दीवार खोखली पाई जाती है उसको अपन एपोडेमी बोलते हैं। और कीट की जो दीवार कठोर पाई जाती है उसको अपन एपोफाइसिस कहते हैं। अगली है अपनी ग्रंथियां या ग्लैंड्स।
कि कौन कौन सी ग्रंथियां है वो अपने क्यूटिकल या जो अपने क्यूटिकल के अंदर पाई जाती है या कीटों के आवरण के अंदर पाई जाती है। ग्रंथियों की मैं बात करूं तो क्यूटिकल में पाई जाने वाली ग्रंथियां यहाँ तो एक कोशिकीय की होती है, यहाँ बहुकोशिकीय पाई जाती है। अपने परत की बात कर ली, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, उसके अलावा अपन क्यूटिकल और क्यूटिकल के भी अपन ने अलग अलग परतें पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में। जो क्यूटिकल होती है उसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, ये यहाँ तो एक कोशिकीय होगी, यहाँ बहुकोशिकीय होगी। जैसे मोम ग्रंथि, लाख ग्रंथि होती है, वो लाख कीटों के अंदर पाई जाती है। जो अपने लेख कीट होते हैं उनके अंदर लाख ग्रंथियां पाई जाती है। निर्मोचन ग्रंथि होती है जो निर्मोचन दरों का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है? निर्मोचन दरों का स्त्राव करती है। गंध ग्रंथि जिसे अपन एंड्रोकार्निया के नाम से एंड्रोकार्निया भी कहते हैं, गंध ग्रंथि होती है, ये कीटों में गंध उत्पन्न करती है, जैसे मोथ वगैरह हो गया। फिर जहर ग्रंथि होती है, ये जहर उत्पन्न करने का कार्य करती है, जैसे कैटरपिलर वगैरह विष उत्पन्न करने का कार्य करती है। अब अपन बात करते हैं शरीर की भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल। जो अपन शरीर की भित्ति पढ़ रहे हैं उस शरीर की भित्ति के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, उसकी बात करें तो ये बाहरी कवच के रूप में कार्य करता है। शरीर का जो होता है बाहरी कवच होता है उसके रूप में कार्य करता है, तथा जबड़े वो ओविपोजिटर को मजबूत बनाता है। किसको? जो शरीर के बाहरी कार्य बॉडी वॉल होती है, शरीर की बाहरी भित्ति होती है, यह शरीर को सुरक्षा के यहाँ बाहरी कवच के रूप में कार्य करती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके अलावा जबड़े वो ओविपोजिटर यानी अंडरोपक, अंडरोपक। जो मादा कीट होते हैं, मादा कीट के उदर का जो सबसे लास्ट भाग होता है, जो सबसे अंतिम खंड होता है, वो ओविपोजिटर में बदल जाता है, अंडरोपक में बदल जाता है। और अंडरोपक का कार्य होता है अंडों को सेचित करना। किसी मर्दा या फल के अंदर जो अंडे सेचित करने का कार्य करती है वो अंडरोपक या ओविपोजिटर करता है। तो ये ओविपोजिटर को मजबूती प्रदान करता है। यह भौतिक क्षति जो फिजिकल डैमेज होता है उससे सुरक्षा करता है, रसायनों से सुरक्षा करता है, जो अपन केमिकल यूज करते हैं कीटों के ऊपर उसे भी है जो बाह्य कंकाल सुरक्षा करता है। ये परजीवियों, परभक्षियों व रोगजनक से बचाता है। यह आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण अंगों जैसे अंग तंत्र, अंग आंत्र, पश्चात्र, ट्रेकिया की भी सुरक्षा करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करता है, शरीर को आकृति प्रदान करने में सहायता होता है। जो कीटों का बाहरी आवरण पाया जाता है, बॉडी वॉल पाया जाता है, ये मांसपेशियों से जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करता है, उसके साथ में शरीर को आकृति प्रदान करने में सहायक होता है। शरीर से जल की हानि को कम करता है। जो बॉडी वॉल होती है वो क्या करती है? शरीर से जल की हानि को कम करती है। क्यूटिकल पर पाए जाने वाले संवेदी अंग पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। जो क्यूटिकल पर संवेदी अंग पाए जाती है ये पर्यावरण या एनवायरमेंट को समझने में मदद करते हैं। क्यूटिकल में पाए जाने वाला वर्णक शरीर को रंग प्रदान करता है। शरीर को अलग अलग जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है वो कौन करता है? क्यूटिकल के अंदर पाए जाने वाला वर्णक। अब अपन बात करते हैं निर्मोचन या मल्टिंग की निर्मोचन क्या होता है। अपन ने क्यूटिकल की संरचना और पढ़ ली है, अब अपन बात करते हैं निर्मोचन की। निर्मोचन क्या होता है कि जो क्यूटिकल आवरण होता है एक क्यूटिकल आवरण को उतार कर दूसरा क्यूटिकल आवरण धारण करना निर्मोचन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें, कीटों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया, कीटों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित समय अवधि में पुरानी क्यूटिकल को उतार कर नई क्यूटिकल विकसित करना ही निर्मोचन कहलाता है। निर्मोचन क्या होता है कि कीटों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित समय अवधि के अंदर पुरानी क्यूटिकल को हटाकर नई क्यूटिकल पहनना या नई क्यूटिकल का वो विकसित करना, निर्माण करना क्या कहलाता है? निर्मोचन कहलाता है। निर्मोचन में पुरानी क्यूटिकल के छोड़े जाने वाले भाग को एक्जुविया कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्जुविया क्या होता है? एक्जुविया क्या होता है कि निर्मोचन के दौरान पुरानी क्यूटिकल का जो भाग छोड़ा जाता है उसको अपन एक्जुविया बोलते हैं। अपन घरों के अंदर या फिर कहीं आसपास सरप वगैरह देखते हैं, जो रेंग कर चलने वाले प्राणी होते हैं उनके ऊपर से क्यूटिकल का आवरण है वो खोल सफेद सा वो कहीं ना कहीं अपन को पड़ा हुआ मिल जाता है, उसको अपन एक्जुविया बोलते हैं। यानी कि पुरानी क्यूटिकल के द्वारा जो छोड़ा गया सबसे अवशेषी अंग होता है, अवशेषी भाग होता है, उसको अपन एक्जुविया कहते हैं। निर्मोचन कीटों की अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने में कई बार होता है। निर्मोचन की क्रिया कब होती है?
अपन ने कीटों की वो लाइफ साइकिल पढ़ा था। अंडा, फिर आता है यहाँ पर लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो निर्मोचन की प्रक्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, किस अवस्था के बीच में होगी? निर्मोचन की प्रक्रिया लार्वा और प्यूपा के बीच में होगी। यहाँ पर क्या होगा, निर्मोचन होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि निर्मोचन की प्रक्रिया किन अवस्था के कीटों की किस अवस्था के बीच में होती है? तो निर्मोचन की प्रक्रिया होती है वो लार्वा और प्यूपा के बीच में होती है। कोई ऐसा अपवाद होता है जिसके अंदर है वो क्यूटा जो है वयस्क होने के बाद में भी है अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। यहाँ पर वयस्क होगा और वयस्क के बाद में अंडा होगा। तो कई ऐसे गण पाए जाते हैं जिसके अंदर वयस्क के बाद में भी है वो पाई जाती है, क्यूटिकल का उतरती रहती है, निर्मोचन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से अपने लार्वा और प्यूपा के बीच की जो अवस्था होती है उनमें है निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कीटों की किस अवस्था में निर्मोचन होता है तो अपन को बताना है जो लार्वा अवस्था होती है वहां पर निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। लार्वा से जो प्यूपा के बीच की अवस्था होती है वहां पर कीटों में निर्मोचन की होती रहती है। किसी कीट के दो निर्मोचन के बीच के अंतर को स्टेडियम कहते हैं। दो निर्मोचन के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? स्टेडियम बोलते हैं, स्टेडियम। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेडियम क्या होता है, तो आप ये मत बोलना कि जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसको स्टेडियम, या कोई खेल मैदान जहाँ अपन मैच देख सकते हैं वो स्टेडियम, वो नहीं होता है। अपने इनसे एंटोमोलॉजी के अंदर स्टेडियम क्या होता है? दो निर्मोचन के बीच की अवधि, यहाँ दो निर्मोचन के बीच की अवस्था, दो निर्मोचन के बीच की अवस्था, बीच की अवधि या बीच का अंतर। दो निर्मोचन के बीच के अंतर को अपन क्या बोलते हैं? स्टेडियम बोलते हैं। कीट द्वारा इस स्टेडियम में धारित अवस्था को स्टार या लार्वा कहा जाता है। ये मैंने बताया स्टार या लार्वा होता है। क्या होता है कि स्टेडियम के दौरान जो कीटों में धारित अवस्था होती है, स्टेडियम के दौरान जो कीटों के बीच में अवस्थाएं पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टार या लार्वा बोलते हैं। और स्टेडियम क्या होता है? दो निर्मोचन के बीच का जो अंतर होता है, बीच का समय होता है, उसको अपन स्टेडियम बोलते हैं। और कीटों के अंदर निर्मोचन की प्रक्रिया लार्वा अवस्था के बाद से प्यूपा अवस्था तक होती है। अब अपन देखते हैं क्यूटिकल के चरण की। क्यूटिकल जो अपन निर्मोचन होता है, सॉरी मोल्टिंग होती है, निर्मोचन के क्या क्या चरण है? तो निर्मोचन के दौरान क्या होगा? पहले तो शारीरिक परिवर्तन होगा। लार्वा भोजन बंद कर देता है तथा निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? लार्वा भोजन बंद कर देता है और निष्क्रिय हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप में एपिडर्मिस में कोशिका आकार, इसकी सक्रियता, प्रोटीन की मात्रा तथा एंजाइम स्तर बढ़ जाता है। जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के अंदर कोशिका का आकार, कोशिका की सक्रियता तथा प्रोटीन की मात्रा और एंजाइम स्तर बढ़ जाता है। कोशिकाएं समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है। कोशिका में कौन सा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री विभाजन पाया जाता है, मियोसिस, जिससे विभाजित होगी। इनका तनाव बढ़ जाता है जिससे क्यूटिकल की कोशिकाओं में ढीलापन आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में अगला स्टेप है एलोआइसिस। एलोआइसिस की बात करूं मैं कि एओलाइसिस क्या होता है? एओलाइसिस की मैं बात करूं तो एपिडर्मिस से क्यूटिकल अलग हो जाना। एपिडर्मिस से क्यूटिकल का अलग होना क्या कहलाता है? एओलाइसिस कहलाता है। उसके बाद में दूसरी क्यूटिकल के लिए जगह निर्माण होती है। एपिडर्मिस से जब क्यूटिकल अलग होगी तो वहां पर है वो दूसरी क्यूटिकल का निर्माण होगा। उसके बाद में अगले स्टेप की मैं बात करूं तो इस जगह में निर्मोचन जल स्त्रावित होता है जिसे काइटिनेज और प्रोटीन एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में अगला स्टेप है कि नई एपिक्यूटिकल का निर्माण। लिपोप्रोटीन की एक परत एपिडर्मिस पर बनती है जिसे क्यूटिकुलिन कहा जाता है। इसमें नए एपिक्यूटिकल के निर्माण में क्या होगा कि लिपोप्रोटीन की एक परत एपिडर्मिस पर बनेगी जिसको अपन क्यूटिकुलिन कहा जाता है। अगला स्टेप है प्रोक्यूटिकल का निर्माण। प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल के नीचे पाई जाती है। क्या प्रोक्यूटिकल है वो एपिक्यूटिकल के नीचे पाई जाती है। फिर अगला स्टेप आएगा निर्मोचन जेल का संक्रियण। निर्मोचन जेल का संक्रियण, तो इसमें निर्मोचन जेल निर्मोचन दरों में बदल जाता है जिससे एंजाइमों की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। यह अंत क्यूटिकल के पाचन और अवशोषण को बढ़ाता है। फिर मोम परत का निर्माण होगा, सीमेंट परत का निर्माण होगा, फिर यह निर्मोचन हो जाएगा। तो यह होता है अपने निर्मोचन की प्रक्रिया या निर्मोचन का स्टेप। एक बार पुनः देख लेते हैं अपन कि निर्मोचन में क्या क्या है वो स्त्राव, क्या क्या चरण रहने वाले। निर्मोचन के चरण की मैं बात करूं तो इसमें पहला क्या होगा? शारीरिक परिवर्तन होगा।
जिसमें कीट है वो भोजन, जो लार्वा होता है वो भोजन लेना बंद कर देता है, निष्क्रिय हो जाता है। दूसरे चरण में क्या होगा, एपिडर्मिस में कोशिका के आकार तक, कोशिका का आकार, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे तनाव उत्पन्न होगा और उसमें ढीलापन आ जाएगा। क्यूटिकल की कोशिकाओं में क्या आ जाएगा, ढीलापन आ जाएगा। फिर क्या होगा, एओलाइसिस होगा। एओलाइसिस का मतलब होता है कि एपिडर्मिस से क्यूटिकल का अलग होना। एपिडर्मिस से जब ढीलापन आएगा क्यूटिकल कोशिकाओं के अंदर, तो वो क्यूटिकल कोशिका एपिडर्मिस से धीरे धीरे अलग हो जाएगी, जिसको अपन एओलाइसिस बोलते हैं। अगला आएगा क्यूटिकल के लिए वो जगह का निर्माण होना। जब क्यूटिकल अलग हो जाएगी तो वहां पर नई क्यूटिकल का निर्माण होगा। इस जगह पर निर्मोचन जेल स्त्रावित होता है, जिससे काइटिनेज व प्रोटीनेज एंजाइम का निर्माण है वो बढ़ जाता है। फिर है नई क्यूटिकल होती है, उसका निर्माण होगा। लिपोप्रोटीन परत की एपिडर्मिस पर बनती है। फिर प्रोक्यूटिकल का निर्माण होगा। फिर निर्मोचन जेल की संकीर्णता बढ़ेगी। फिर मोम परत का निर्माण होगा, सीमेंट परत का निर्माण होगा और निर्मोचन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब अपन देखते हैं निर्मोचन की प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है। तो निर्मोचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रक्रिया भाग लेगी। एक तो पुरानी एपिक्यूटिकल का टूटना और दूसरी प्रक्रिया होगी वो नई क्यूटिकल का निर्माण। तो निर्मोचन प्रक्रिया में कितनी प्रक्रिया भाग लेगी, तो दो प्रक्रिया भाग लेगी। पुरानी क्यूटिकल का टूटना, यानी पुरानी क्यूटिकल टूट जाएगी, और पुरानी क्यूटिकल का हटना। कीट अपने शरीर का आयतन जल व हवा के द्वारा बढ़ाते हैं। कीट अपने शरीर का आयतन को बढ़ाएंगे, जिससे जो क्यूटिकल की कोशिकाएं होती है उनमें ढीलापन आ जाएगा, रक्त प्रवाह है वो बढ़ जाता है। दूसरा है पुरानी क्यूटिकल का हटाना। कीट सिकुड़ कर चलते हैं, पहले आकार बढ़ाते हैं, जिससे क्यूटिकल का भी कोशिकाओं में ढीलापन आएगा, आकार बढ़ेगा। फिर वो है सिकुड़ कर चलेंगे, जिससे निर्मोचन दर में पुरानी क्यूटिकल को हटाने में मदद करता है। बाह्य क्यूटिकल का निर्माण प्रोक्यूटिकल की ऊपरी परत बाह्य क्यूटिकल का निर्माण करती है। बाह्य क्यूटिकल का निर्माण कौन करती है, तो बाह्य क्यूटिकल का निर्माण प्रोक्यूटिकल की ऊपरी परत करती है। क्या बाह्य क्यूटिकल की मैं बात करूं तो इसका निर्माण कौन करती है, प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल की जो ऊपरी परत होती है वो बाह्य प्रोटीन का निर्माण कर बाह्य क्यूटिकल का निर्माण करती है, प्रोटीन और फिनोल जैसे पदार्थों से बनती है। अंत क्यूटिकल का निर्माण प्रोक्यूटिकल की निचली परत अंत क्यूटिकल बनाती है। फिर है वो बाद में प्रोक्यूटिकल की जो निचली परत है ये अंत क्यूटिकल का निर्माण करती है। अंत क्यूटिकल का निर्माण कौन करती है, तो प्रोक्यूटिकल की निचली परत। निर्मोचन का नियंत्रण। निर्मोचन का नियंत्रण करने वाले कौन कौन से हार्मोन है उसकी अगर मैं बात करूं तो यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी, प्रोस्टेटिक ग्रंथि निर्मोचन हार्मोन का स्त्राव करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कीटों के अंदर निर्मोचन हार्मोन का स्त्राव कौन करती है, कौन सा हार्मोन, निर्मोचन हार्मोन। कीटों में निर्मोचन हार्मोन का स्त्राव कौन करती है, तो कीटों के अंदर निर्मोचन हार्मोन का स्त्राव करती है वो करती है प्रोस्थेटिक ग्रंथि। प्रोस्थेटिक ग्रंथि, प्रोस्थेटिक ग्रंथि। कीटों के अंदर निर्मोचन हार्मोन का स्त्राव करने का कार्य कौन करती है, कीटों के अंदर निर्मोचन हार्मोन स्त्राव करने का कार्य प्रोस्थेटिक ग्रंथि करती है। मस्तिष्क की न्यूरो सेरेटोनिक ग्रंथियों द्वारा उत्पादित प्रोथोरेस्ट्रोफिक हार्मोन द्वारा अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को सक्रिय किया जाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है उसको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है, तो प्रोथोरेस्ट्रोफिक हार्मोन होता है। जो प्रोथोरेस्ट्रोफिक हार्मोन ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को सक्रिय करने का कार्य करता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल और उसके अलावा अपन ने मोल्टिंग के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में, अपन ने क्यूटिकल वो निर्मोचन के बारे में आज की क्लास में अपन ने टॉपिक 4 के अंदर वो बात की थी। इससे पहले अपने पिछली क्लास के अंदर अपन ने दो टॉपिक कर लिए। कौन सा, एक तो अपन ने ऑर्थोपोडा का वर्गों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण देखा था, 7 वर्गों में पढ़ा था, 7 क्लास है अलग अलग। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था इंसेक्ट क्लास है, उनका अन्य जो ऑर्थोपोडा की क्लास है उनके साथ में क्या संबंध है वो अपन एक सारणी के माध्यम से पढ़ा था। तो अपनी ये दो टॉपिक पिछली क्लास के अंदर हो गए और ये अगला टॉपिक अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मोल्टिंग के बारे में अपन ने आज बात कर ली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता देना, तो अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन है उसकी बात कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपने जो आज पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत समय तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।